ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि फोर्ड वापस इंडिया में आने वाली है। सच में इसका कमबैक होगा या नहीं, यही सब जानेंगे आज इस सिट बैक पॉडकास्ट में विद कार गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट पाखी और मैं अमित। एंड आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। अच्छा, चलो चलो, मेन क्वेश्चन, फोर्ड आ रही है क्या? फोर्ड आ रही है क्या, इस सवाल का जवाब ये है, फोर्ड गई कब थी? कब गई थी? कभी नहीं। फोर्ड का ऑफिस इंडिया में चल रहा था, फोर्ड की फैक्ट्री इंडिया में पहले से मौजूद थी, फोर्ड तो कभी गई ही नहीं। उसके सर्विस सेंटर अभी भी चल रहे हैं। तो फोर्ड तो कभी इंडिया छोड़कर गई ही नहीं। वो इंडिया में मौजूद थी, अपने कस्टमर्स को सर्विस दे रही थी, अपना ऑफिस चलाई थी, ऑफिस में एम्प्लॉय आते थे जाते थे, फैक्ट्री थी, चलती रही कुछ दिन, बाद में फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो गया था, लेकिन फोर्ड इंडिया छोड़कर नहीं गई थी। तो क्या था फिर ये सारा कॉन्सेप्ट कि फोर्ड चली गई, फोर्ड नहीं आएगी, फोर्ड का डाउनफॉल? फोर्ड को लोगों ने समझा नहीं। फोर्ड ने कहा कि हम इंडियन कंज्यूमर को अपनी कारें अब बेचना बंद कर रहे हैं। अच्छा। बेचना बंद करने का मतलब ये तो कतई नहीं हो गया कि हमने इंडियन कस्टमर्स को छोड़ दिया, अब हम चल दिए, तुम जानो, तुम्हारी सर्विस जाने, तुम्हारे पार्ट्स जाने, तुम्हारी कार जाने, हम तुम्हारी कार भी लेके जा रहे हैं क्या? ऐसे तो कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में लोगों को जब कोई जाता है ना, तो उसके बारे में बिचिंग करने में मजा आता है। जब कोई मौजूद होता है तो उसके सामने उसकी बड़ाई की जाती है, और यार जब फोर्ड जाता है चली तब गई, क्यों हाँ, चली गई? फोर्ड तो बहुत अच्छी कंपनी हाँ, थी। बस ऐसे ही होता है। जाने के बाद उसकी अच्छाइयाँ लगती हैं, हम्म। या फिर उसके बारे में कहते तो चलेगी, आप जो चाहे गालियाँ दे दो। तो दो तरह के माइंडसेट है, तो वैसे ही कमेंट है। ओके, तो मैंने ना कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिलेक्ट करके रखे हैं जो मुझे जेन्युइनली फोर्ड के बारे में जानने थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि फोर्ड की सर्विस सुनी है? एक बार जो कस्टमर आ जाए वो फिर कहीं और नहीं जाता, सच है ये बात? फोर्ड की सर्विस, देखो, फोर्ड की सर्विस नहीं, इसे कहते हैं फोर्ड की लॉयल कस्टमर। अगर किसी ने फोर्ड की एक गाड़ी खरीदी है तो अगली गाड़ी वो फोर्ड की खरीदने की ही कोशिश करता है। हम्म। जितना लोग मारुति को इंडिया में प्यार करते हैं, वो सब लोग मिलके करते हैं, लेकिन फोर्ड के प्यार करने वाले एक बहुत छोटी सी गिनती के लोग हैं, और वो लोग फोर्ड पर फिदा है। उन्हें कुछ नहीं सुनना। जैसे फॉक्सवैगन के कस्टमर्स, फॉक्सवैगन के लॉयल फैन, फॉक्सवैगन के अलावा किसी और को भगवान से ऊपर नहीं मानते, बस वैसे ही फोर्ड के साथ है। फोर्ड को लोग बुरा भला भी बोलते रहे, बहुत सारी अफवाहें भी उसमें शामिल थी, चाहे वो रतन टाटा से रिलेटेड रही हों, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि फोर्ड को जो लोग चाहते थे वो उसे बहुत प्यार करते थे, और जो लोग फोर्ड से चिढ़ते थे वो वही लोग थे जिन्होंने कभी फोर्ड चलाई नहीं थी। अगर चला लेते तो चिढ़ने वालों की लिस्ट में होते ही नहीं, वो तो प्यार करने वालों की लिस्ट में होते। लेकिन फोर्ड से चिढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, सब चाहते थे फोर्ड इंडिया चली जाए। बट आई ये हाल थिंक ये चीज़ नॉर्थ में ज़्यादा थी कि नॉर्थ वाले लोग फोर्ड को ज़्यादा प्यार करते थे, नहीं, उल्टा था। साउथ वाले ज़्यादा प्यार साउथ करते के थे। लोग ज़्यादा प्यार करते थे। केरला में आज भी आपको फोर्ड की गाड़ियाँ यहाँ से ज़्यादा मिलेंगी, तमिलनाडु में यहाँ से ज़्यादा मिलेगी, कर्नाटका में यहाँ से ज़्यादा मिलेगी गाड़ियाँ फोर्ड की। फोर्ड की नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक टोरा था, वो भी हमारी एंडेवर का। एंडेवर में भी आएंगे यार। ओके, फोर्ड वर्सेस अदर ब्रांड, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? फोर्ड अपनी दुनिया में जी रहा था, सबसे बड़ी कमी यही थी उसकी। उसकी दुनिया थी कि हमने जो बनाया है वही बेस्ट है, उसके अलावा इंडियन कंज्यूमर्स को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी उसकी गलतफहमी यही थी, और इसी गलतफहमी का शिकार हुई है उसकी सभी चीज़ें। जितनी भी कारें लॉन्च करते थे अपने हिसाब से चलते थे, इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में उनका ध्यान नहीं था। उनका ना, हमने जो बनाया है पूरी दुनिया में बिकता है तो इंडिया में क्यों नहीं। वो भूल गए हम इंडियन थोड़ा टेढ़े ही हैं, हमें वो चीज़ें नहीं समझ में आती जो हमारे मन की नहीं है। तो ये बात फोर्ड को समझने में वक्त लगा, और वो वक्त इतना ज़्यादा था कि उसने फोर्ड को ही खा लिया। तो एक्चुअल में फोर्ड से ये बड़ी गलती थी। अब देखो, ध्यान समझना, आज के दौर में फोर्ड को चाहिए क्या था कि वो प्राइस सेंसिटिव कारें बनाए। उनके पास इको स्पोर्ट थी, बड़ी शानदार गाड़ी, सब फिदा थे उस पर, सेफ, लोहा लाट, शानदार। मैंने ऐसी गाड़ी देखी कि मेरे सामने कार ने सीसीटीवी फुटेज में 6 गुलाटी खाई, और उसके बाद गाड़ी जब नीचे रुकी, ड्राइवर होता के बाहर आ गया। 6 गुलाटी, 2 गुलाटी में तो हमारी आजकल कुछ कंपनी है नहीं, ना, नाम नहीं लेना। नाम नहीं लेना। उनका कचुआ बन जाता है। वहां ड्राइवर गाड़ी से उतर के आ गया, सीसीटीवी में खड़ा हो गया, देख रहा क्या हुआ, इतनी सेफ लोहा लाट गाड़ी। तो ये चीजें ऐसी नहीं थी। लेकिन उस गाड़ी के साथ एक दिक्कत, इंडिया में जब सब 4 मीटर कारों पर टैक्स का है बेनिफिट, तो फोर्ड ने वो बेनिफिट नहीं लिया। बोले हम तो 1.5 लीटर इंजन देंगे। क्या हुआ, टैक्स बढ़ गए, कीमत बढ़ गई, नतीजा ब्रेजा जैसी गाड़ियों ने जगह बना टेक ली, ओवर कर लिया। और इको स्पोर्ट पिछड़ गई।
तो ये रीजन थे कि वो समझ, जबकि उनके पास 1.2 लीटर जो कि फ्री स्टाइल में देते थे इंजन, हाँ। 96 PS वाला, वो अगर दे देते क्या बोला था, वेन्यू में तो उससे भी कम पावर आ जाए, सोनेट के 1.2 में उससे भी कम पावर आ जाए, फ्रॉन्क्स के 1.2 में उससे भी कम पावर आ जाए। तो जब उतनी पावर थी, इनके पास इंजन था, तो उन्हें क्यों नहीं दिया? यही नतीजा था कि इको स्पोर्ट की सेल धीरे धीरे घटती चली गई। क्यों? दूसरे लोग 18% टैक्स कम ले रहे थे। 18% का मतलब हो गया एक 10 लाख की कार में 1,80,000 रुपए। तो अगर ये 1,80,000 रुपए कीमत कम हो जाती, 1.5 लाख कीमत कम हो जाती, तो कस्टमर तो गदगद हो जाता। फोर्ड ने सोचा ही नहीं इस बारे में। दूसरा, मैंने उनको सजेशन दिया था कि अपनी फ्री स्टाइल में बेस वेरिएंट से आप संदूक दे दो। अब देखो पंच में आ रहा है, सब हाँ। खरीदे हैं, टॉप लाइन लगा खरीदे, नेक्सॉन में आ रहा है, ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट में आ रहा है, सिर्फ एक दो को छोड़ दो बेस के, तो सब में आपको संदूक और मिल रही उस टाइम है। सनरूफ का टोरा शुरू हुआ शुरू था। हुआ था। अगर एक समय ये मार्केट पकड़ लेते तो आज कहाँ होती? पंच और एस्टर को तो उठने का मौका ही ना मिलता फ्री स्टाइल के सामने, क्योंकि वो और भी ज्यादा सॉलिड थी, सेफ थी, बेहतरीन चलती थी, कंट्रोल शानदार था, ब्रेकिंग जोरदार थी। केवल एक संदूक लगा देते तो गाड़ी लुक में लोगों को पसंद आती। एक और भी दौर था कि इंडियन कंज्यूमर्स को अब एलईडी और व्हाइट कलर की लाइटें हाँ। पसंद आई, वो हेलोजन पे ही चिपके हुए थे, बदलने को तैयार नहीं हुए। इवन जब उन्होंने फ्री स्टाइल पहली बार लॉन्च की तो हमने उनको बोला, सर जी हेडरेस्ट तो दे दो, आप कम से कम हेडरेस्ट तो एडजस्टेबल दो पिछली सीट पर। तो वो उसमें नानुकुल करते रहे। फिर बोले अमित जी की सच में जरूरी? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने अपडेट दिया तो आके हमें दिखा रहे हैं कि देखो अमित जी, आपके कहने पे हमने हेडरेस्ट दे दिया। फोर्ड में एक चीज थी कि वो बहुत जल्दी सुनते ही नहीं थे, यही सबसे बड़ी कमी थी जिससे कि फोर्ड को अच्छी नंबर्स नहीं मिले। लेकिन एक अच्छी बात थी कि फोर्ड के जो एमडी रहे उस समय, अनुराग मल्होत्रा, वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, उनसे बात करके अच्छा फील होता था। हालांकि अब वो टाटा के साथ हैं इस समय, लेकिन वो बात करते थे, उन्हें सब बातें याद रहती थी, जो प्लस पॉइंट था। फोर्ड कहने को अमेरिकन कंपनी थी, लेकिन उसके एमडी इंडियन थे और वो बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। तो ऐसी कई चीजें फोर्ड के साथ थी। फोर्ड के कई कई एम्प्लॉय बहुत शानदार थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन बस वो प्रॉब्लम क्या थी कि वो हेडक्वार्टर से कंट्रोल हो रहा था सब कुछ, और यहाँ पे लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपने मन का काम नहीं कर पा रहे थे। यही सबसे बड़ी कमी थी। अच्छा, बीच में एक हवा फैली थी कि फोर्ड अपनी एवरेस्ट के साथ आ रही है, जो एंडेवर से रिलेटेड थी, तो वो अब अफवाह रुक भी गई है, तो अब से दोबारा उड़ाओ इस अफवाह को, कुछ है, एंडेवर आनी चाहिए यार। देखो सच बात तो ये है कि एंडेवर उस समय एक इंडिया में एवरेस्ट नाम का पेटेंट था, कॉपीराइट था दूसरे व्यक्ति के पास, तो कंपनी की मजबूरी थी कि उसे एवरेस्ट नाम को यूज नहीं कर सकते थे वो इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको हम एंडेवर कह देते हैं। तो उन्होंने एंडेवर दे दिया, जो एवरेस्ट से काफ़ी मैच करता हुआ नाम था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे जो स्टेपनी लगी थी उस पर एवरेस्ट ही बना हुआ था। हाँ, ये इसीलिए था ताकि लोगों को याद रहे कि ये एवरेस्ट है, बस इसका नाम बदल के हम इसे एंडेवर के से बेच रहे हैं इंडिया में। लेकिन एवरेस्ट खुद इटसेल्फ या एंडेवर खुद इटसेल्फ इंडिया में एक ब्रांड था। जब तक फॉर्च्यूनर ने एंट्री नहीं की थी इंडियन मार्केट में, एवरेस्ट एंडेवर का बोलबाला था। और इवन काफी दिनों तक फॉर्च्यूनर को खड़े नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि फॉर्च्यूनर के जब पहली वाली गाड़ी आई उसके ब्रेक्स बहुत खराब थे, और इंडियन कंज्यूमर जिनको उस सेगमेंट पे जाना था वो इतने खराब ब्रेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए फॉर्च्यूनर के मुकाबले एंडेवर उन दिनों ज़्यादा बिक रही थी। लेकिन धीरे धीरे दौर बढ़ा, फॉर्च्यूनर के लुक्स बदलते गए, एंडेवर के लुक्स में उतना चेंज नहीं आया। फॉर्च्यूनर ने रिलायबल इंजन पे ज़्यादा जोर दिया, थोड़ी सस्ती सर्विस पे जोर दिया, जबकि फोर्ड अपना फिक्स था, उसने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया। हालांकि उसकी सर्विस पार्ट्स उस समय सबसे सस्ते हो गए थे, लेकिन कस्टमर को भरोसा ही नहीं था कि सस्ते हैं, क्योंकि उन्होंने खरीदे ही नहीं कभी। अब कोई ऐसा तो होगा नहीं कोई मारुति के कस्टमर फोर्ड की हेडलाइट खरीद के लाएगा, नहीं ना, तो उसे पता कैसे चलेगा कि फोर्ड की हेडलाइट सस्ती है? वो तभी पता चलेगा जब फोर्ड का कस्टमर बन जाएगा। नतीजा ये था, कस्टमर थे कम तो कम लोग ही उसके बारे में बातें कर पा रहे थे, और दूसरे ब्रांड्स को मौका मिल रहा था इंडिया में फलने फूलने का, और वो लोग अपनी सस्ती इमेज या सॉलिड रिलायबिलिटी के सहारे आगे बढ़ गए। और नतीजा, फॉर्च्यूनर की सेल धीरे धीरे बढ़ती चली गई और एंडेवर की कम होती चली गई। लेकिन ये भी अंतर लास्ट तक लगभग ये था कि 1,500 यूनिट एंडेवर बिक रही थी और लगभग 2,500 यूनिट फॉर्च्यूनर बिक रही थी। ज़्यादा तो मार्जिन वो नहीं था। बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था, लोग एंडेवर को फिर भी प्यार करते थे। एक रीजन और था, उनके पास एक 5 सिलेंडर इंजन था जिसकी धाक थी इंडिया में, मतलब वो जब घुराता था ना, वो चलता था ना, तो जमीन छोड़ता था।
तो उसकी हवा के मजे ही अलग थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इंजन बदल दिया, अब छोटा इंजन दे दिया और 4 सिलेंडर वाला इंजन था वो, तो उसमें वो मजा भी लोगों को नहीं मिला। तो धीरे धीरे एंडेवर थोड़ी सी अपनी पहचान कम होती गई और कस्टमर फॉर्च्यूनर के टोला में आ गए, और आज फॉर्च्यूनर राज कर रही है, उसके आगे कोई टिकने को तैयार नहीं है। रोड किंग। अच्छा, एक ये चीज है, कमेंट है ये एक, कि फोर्ड की रीसेल वैल्यू का टेंशन मत लो, लोगों के लिए तो ये क्लासिक इन्वेस्टमेंट है। काफी हद तक सही बात थी ये। फोर्ड की लगभग हर गाड़ी रीसेल बहुत अच्छी नहीं देती थी, लेकिन उसे बेचने को लोग तैयार नहीं होते थे। मेरे पास आज भी ऐसे कस्टमर्स के फ़ोन आते हैं, बहुत करीबी लोगों के कॉल आते हैं या उनके मैसेज आते हैं, उन सब में यही है कि मेरे पास इको स्पोर्ट है, मेरे पास एंडेवर है, अब मैं कौन सी गाड़ी लूँ? जो गाड़ी चलाता हूँ पानी लगती है, अब ऐसी पानी कम चाय कैसे हम ले लें? और बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो जो सोना खरीद चुका है आदमी, उसे अब चांदी से संतुष्ट नहीं होने वाला। तो यही प्रॉब्लम थी कि फोर्ड के कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि वो सॉलिड और बढ़िया गाड़ियाँ मिस कर रहे हैं। अब इंडिया में जो गाड़ियाँ आती हैं इको स्पोर्ट के कंपेरिजन में, वो उसके आसपास बिल्कुल नहीं स्टैंड करती हैं। ये सच बात है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी चेक की है, गाड़ी चलती नहीं जीती है। ये बात सच कहते हैं लोग। फोर्ड की लगभग हर गाड़ी में नुक्स निकालना बहुत मुश्किल थे, केवल क्वालिटी के मामले में, मोटर के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में, सॉलिडनेस के मामले में, सेफ्टी के मामले में। भले कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं, लेकिन उसका जोर कुछ और ही था। सबको पता था भिड़ेगी तो सामने वाला मरेगा, हमारे कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो भरोसा था उसके ऊपर, ये भरोसा किसी पर नहीं था, ना टाटा पर ना महिंद्रा पर। ये तो बाद में जब क्रैश टेस्ट रेटिंग आई है और फोर्ड इंडिया से चली गई तब ये उठे हैं, वरना ये बात बिल्कुल सही थी कि वो इतनी सॉलिड गाड़ियां होती थी तो भरोसा करना मुश्किल था। इवन आपका ध्यान से देखो, जीएनसीएपी ने एक बार एस्पायर का क्रैश टेस्ट किया बगैर एयरबैग वाली गाड़ी का, 0 स्टार दिए। कंपनी ने कहा 2 वाली क्यों नहीं की, 2 वाली को टेस्ट किया, 4 देने पड़े। मतलब सिर्फ एयरबैग की वजह से 0 से 4 का खेल था। फोर्ड ने एयरबैग देने शुरू कर दिए, लो अब क्या कर लोगे। तो गाड़ी सॉलिड थी, बस एयरबैग नहीं थे इसलिए उसको 0 मिला था। और जैसी एयरबैग वाली टेस्ट हुई, इसे 4 स्टार मिले। उस जमाने में 4 स्टार बहुत बड़े खेल होते थे, बहुत होते थे। आज भी देखो, उसके बाद की कारों में भी 4 स्टार लाने में नानी याद आ रही है लोगों को। और जो ला रहे हैं वो थोड़ा, हाँ वॉलंटियर भी तो है, कह जाने देते हैं इसको। एक बार फोर्ड एंडेवर चलाने बैठो, एसयूवी की डेफिनेशन पता चल जाती है। काफी बात सही कह रहे हैं वो। जितने भी इसके फैन हैं वो सब जानते हैं कि जब तक आप चलाओगे नहीं, आप उसका खून डीएनए समझ ही नहीं पाओगे। वो गाड़ियां सॉलिड थी, उनको लोग सच में मिस कर रहे हैं और मिस करना बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फोर्ड को इंडिया से जो चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा। ध्यान से समझा जाए, फोर्ड इंडिया को अलग ढंग से ट्रीट कर रही थी। एक प्रॉब्लम क्या थी कि फोर्ड के लिए इंडिया वो मार्केट था जो राइट हैंड ड्राइव कारों का था, जबकि पूरे वर्ल्ड में वो लेफ्ट हैंड ड्राइव के बादशाह थे। तो राइट हैंड ड्राइव के लिए उन्हें गाड़ियां मैनेज करना, डिजाइन करने में दिक्कत थी। ऊपर से उनके पास एक नहीं 2 जगह ऐसे प्लांट थे जहां पर राइट हैंड ड्राइव कारें बन रही थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम अपनी कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए अपनी यहाँ का ब्रांड का जो सबसे घाटा देने वाला प्रोडक्ट है, लैंड रोवर जगुआर, टाटा को बेच देते हैं। उनने स्मार्ट खेला, घाटा उठाने वाली दोनों कंपनी टाटा को चिपका दी। अब टाटा ने खरीद तो ली, लेकिन वो आज तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई। नतीजा आज के दौर में तो ये हुआ कि अब उसकी रीब्रांडिंग हो रही है। अब जगुआर की नई रीब्रांडिंग की खबरें आई है, उसका नया लोगो आ रहा है कि वो नए सिरे से अब उनको दोबारा खड़ा करने की टाटा कोशिश कर रहा है। वैसे ही लैंड रोवर का हाल कि उसकी सेल गिरती चली जा रही है। तो देखा जाए तो फोर्ड ने चतुराई से जिस समय डूब रही थी कंपनियां, टाटा को बेच के निकल गया। उसका क्या फायदा हुआ कि फोर्ड का अपना घाटा कम हो गया जो इंटरनेशनल मार्केट में से हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने देखा अभी भी कुछ जगहों से घाटा था, तो उन्होंने उन जगहों को कम करने के लिए सबसे बड़ा खेल ये खेला कि कुछ कंट्रीज में अपने फैक्ट्रियां बंद कर दी। बोले यहाँ से प्रॉफिट कम ऐसे कट करो, यहाँ से प्रॉफिट कम यहाँ ऐसे कट करो। लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि वो इंडिया कट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया इकलौती बची थी जो राइट हैंड ड्राइव वाली गाड़ी बना रहा था। तो हमें ये उम्मीद थी कि वो जारी रहेगा और फोर्ड वाली गाड़ियाँ चलती रहेंगी। लेकिन फोर्ड तो कुछ अलग ही खेल में था। उसने कहा हमें जो दूसरे देशों में गाड़ियाँ बेचनी है वो हम दूसरी फैक्ट्री में राइट हैंड ड्राइव बना लेंगे, जैसे एंडेवर या एवेस्ट थी, या उसकी जो बड़ी गाड़ी थी रेंजर,
उनको उन्होंने दूसरी कंट्री में ही राइट हैंड ड्राइव लेफ्ट हैंड ड्राइव दोनों बनानी शुरू कर दी और इंडिया के प्लांट को पूरी तरह से बंद करके रख दिया। लेकिन जो इस समय नई लेटेस्ट एवरेस्ट है उसे हमने अभी हाल में थाईलैंड में चलाया था। हाँ, अगर आपसे मिस हो गया हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देखिएगा। और मैंने रेंजर को भी चला रखा है वहीं थाईलैंड में, तो उसका भी एक वीडियो है, आप देख सकते हो उसको। बेहतरीन गाड़ी चलाने में अभी भी उसमें वही मज़ा है, वही पार्क है, वही थाईलैंड की सड़कों पे दौड़ लगाई इसने, मज़ा आ गया देख चलाकर। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ अच्छी हैं तभी वो सक्सेसफुल रही हैं। अब आते हैं एक बड़े फन गेम टाइप सेगमेंट पे, रैपिड फायर क्वेश्चंस। Okay. मैं दो क्वेश्चंस आपको दूंगी, मतलब दो ऑप्शंस दूंगी, एंड आपने बताना है कि आप उनमें से कौन सा चूज करेंगे एंड व्हाई इज इट सो, अगर आप बताना चाहो तो। सबसे पहला, फोर्ड एंडेवर या टोयोटा फॉर्च्यूनर? एंडेवर एनी टाइम। क्यों? उसकी बात ही अलग है, वो फील ही अलग है, वो सोना ही अलग है। फोर्ड फिएस्टा या फोर्ड फिगो? फोर्ड फिएस्टा या फोर्ड फिगो? फिएस्टा। फिएस्टा तो आपने ओन भी किया है। हाँ, मैंने ऑन भी की है। इको स्पोर्ट या क्रेटा? एनी टाइम इको स्पोर्ट। क्यों? उसका 1 लीटर इको बूस्ट इंजन जिस दिन आप चला लोगे, ये 3 सिलेंडर इंजन और ये पावरफुल इंजन और टर्बो चार्ज इंजन सब पानी लगते हैं उसके आगे। वर्ल्ड का बेस्ट इंजन का अवार्ड मिला था उसे। वो इंजन जिसने चलाया उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। मैनुअल या ऑटोमेटिक फोर्ड? फोर्ड मैनुअल में भी जोरदार थी, आप उसे कमजोर नहीं कर सकते। बस एक ही प्रॉब्लम थी, डीजल के साथ क्या था कि उसका क्लच कुछ समय बाद हैवी हो जाता था, जिससे दबाने में थोड़ा दर्द होते थे घुटने। तो जब पुरानी हो जाती थी तब मैनुअल डीजल में ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। आइदर उसका ऑटोमेटिक तो हमेशा ही अच्छा रहा, कोई कंप्लेंट नहीं थी। बस एक चीज़ थी कि ऑटोमेटिक वर्ल्ड वाइड उसके जो डीसीटी ऑटोमेटिक थे वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी बदनाम हो चुके थे। जिस कंपनी मैन्युफैक्चर करी थी उसके बदनाम हो गए थे। नतीजा इंडियंस को भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई, तो फोर्ड ने एक स्मार्ट मूव किया कि अपने गियर बॉक्स पे 10 साल की वारंटी दे दी। बोले आप ऑटोमेटिक खरीदो, 10 साल तक हम आपको रिपेयर करके देंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया में कहीं ख़राब हो रही है तो बदनाम हो रहे हैं हम, तो परेशान ना हो, हम 10 साल तक आपको सर्विस देंगे उसकी। ये एक अच्छा मूव किया था उन्होंने। तो इससे इंडियंस को उतनी दिक्कत नहीं महसूस हुई, लेकिन हाँ वर्ल्ड वाइड लोगों ने काफ़ी उन्हें परेशान किया। पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन फोर्ड का? फोर्ड के डीजल हमेशा जोरदार थे, हमेशा जोरदार थे। उनमें खूब सारा टॉर्क था, खूब सारी पावर थी, चलाने में मज़ा आता था। लेकिन उस दौर में इमिशन नॉर्म्स भी तो बैकवर्ड थे। जैसे नए इमिशन नॉर्म्स आए, फोर्ड के हाथ पांव फूल गए, उनके पास इंजन बचे नहीं, और इंजन बचे नहीं तो उन्होंने तैयारी भी नहीं कर रखी थी, क्योंकि अधिकतर कंट्रीज में आउटडेटेड इंजन अलाउड थे इंडिया को छोड़कर। तो उन्होंने फिर उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। नतीजा क्या हुआ, इंडिया को जिस तरह के इंजन चाहिए थे वो उनके पास थे नहीं। अब उन्होंने कुछ दिन महिंद्रा के आगे पीछे घूमे कि भाई प्लीज़ अपना इंजन दे दो। महिंद्रा ने मौका देखा, बोले अगर हम इसको दे देंगे तो ये टिका रहेगा, ये जाएगा तो कम से कम हमारी 300 बिक जाएगी। वही हुआ, जैसे ही वो गई 300 की सेल बढ़ गई। ओह अच्छा। फोर्ड की परफॉर्मेंस या लुक्स? परफॉर्मेंस एनी टाइम। लुक्स को तो लोगों ने उतना पसंद कभी नहीं किया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को हर एक ने याद किया। ये चलो बात एक लास्ट क्वेश्चन ये कि फोर्ड वर्सेस टाटा महिंद्रा। देखो यहाँ पे इमोशन है, हम इंडियंस इमोशनल फूल है। तो हमारा इमोशन क्या, देशभक्ति, ये देश के ब्रांड है, तो हम आंख बंद करके टाटा महिंद्रा की तरफ चले जाएंगे बगैर सोचे समझे। और अगर कोई सच भी बोल देगा कि नहीं फोर्ड ज़्यादा बेहतर है, तो उसके सच को भी लोग मानने लग जाएंगे, बोले कैसे तूने बोल दिया, देशभक्ति ऊपर है। तो यहाँ पर इंडिया ऐसे ही चलता है, यही सच है। लेकिन क्या फोर्ड आ रही है, अगर ये सवाल का आंसर चाहिए तो भाई साहब ध्यान से सुने मेरी बात। फोर्ड ने इंडिया के चेन्नई प्लांट में अपना काम चालू कर रही है। वहाँ पे वह गाड़ियाँ बनाएंगे और उनको असेंबल करेंगे और फिर उसके बाद उसे इंडिया से बाहर बेच देंगे। ये फोर्ड ने अपनी ईमेल में मुझे लिख के भेजा है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा उसमें कि वो इंडिया में कारें बेचेंगे। तो जो ईमेल पे कहा गया है मैं उसी को ही सही मान रहा हूँ, क्योंकि वो फोर्ड ने अपने मुंह से कहा है। तो फोर्ड अभी इंडिया में अपना कोई भी सेटअप नहीं करने वाली है, ना ही वह मार्केट में कहीं पर भी अपने सर्विस सेल्स नेटवर्क को चालू करने के लिए कोई कंडीशन करते हुए देख रहे हैं, ना ही उनके सेल्समैन डीलर अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब फोर्ड इंडिया में वापस अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन भविष्य में देखो वो भविष्य बताएगा। हो सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, 30 साल बाद फोर्ड वापस इंडिया में बेचने लग जाए।
तो कोई ताज्जुब की बात नहीं रहेगी। बट तब तक लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि फोर्ड उस टाइम ओजी फोर्ड क्या थी। 30 साल बाद कहाँ बंदे समझ पाएंगे। तो ये इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये फोर्ड है, उसकी मन में आएगी वो करेगी, नहीं मन में आएगी नहीं करेगी। फोर्ड से ज़्यादा मनमौजी कार कंपनीज बहुत कम होती हैं जो प्रॉफिट लॉस ये सब कम देखती है। वो सीधे सीधे बिजनेस समझती हैं कि नहीं बेचना नहीं बेचना, हो रहा घाटा होने दो। क्योंकि इंडिया का ऑपरेशन बंद करके उन्होंने बहुत बड़ा घाटा उठाया था। उनकी अच्छी खासी सानंद की लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री लगभग कुछ करोड़ रुपए में टाटा को मिल गई थी। बस उनका नहीं हमें बेचनी है, हमें नहीं रखना, हमें नहीं करना, इसी जिद में तो बन गई। इसीलिए फोर्ड को समझना आज भी बहुत मुश्किल है। चलो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे और भी कुछ सिट बैक पॉडकास्ट चाहिए डिस्कशन वाले तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। एंड किन किन टॉपिक्स पे चाहिए ये भी मेंशन कर देना ज़रूर से। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। और देखते रहे आस्क कार गुरु।